देखो हम लोग कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें, बताता हूं मैं आपको, ध्यान दे सब बच्चे। देखो मान लीजिए क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन। वन हटाइए, ऐसा लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेते हैं पहले, है ना, वन रहने दीजिए। देखो अब जैसे इसमें हमें चाहिए है फंक्शन का डोमेन, इसमें हमको फंक्शन का डोमेन चाहिए। अब देखो अगर हमें फंक्शन का डोमेन चाहिए होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान दो यहाँ पर कि ये रूट है, और रूट कहां पर है बोलो, न्यूमरेटर में रूट है। तो जब न्यूमरेटर में रूट होता है तो पूरे के पूरे टर्म को ग्रेटर इक्वल टू जीरो किया जाता है ना। जब न्यूमरेटर में रूट होता है तो पूरे के पूरे टर्म को ग्रेटर इक्वल टू जीरो करते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब देखो इसके लिए किसी ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, x की वैल्यू 1.2 ले लो, 2.4 ले लो, 3.9 ले लो, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में आती है। तो आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 तो होता ही है, हमेशा होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r आ गया। क्योंकि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा या तो 0 आएगी या 0 से ज्यादा आएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया बोलो, x बिलोंग्स टू r बन गया। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन लेते एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मान लो हम ये क्वेश्चन लेते। अब देखो इसमें रूट है और रूट डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। क्योंकि अंडर रूट है और अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू नहीं। अब देखो समस्या क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा तो होता है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो 0 से बड़ा है हमेशा, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है इंटीजर्स पर। अगर हम x को इंटीजर लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं चाहिए, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है लेकिन कब होता है, इंटीजर वैल्यूज पर, और हमें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 अब नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, देखो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए और इंटीजर पर वो 0 होता है, तो इसका मतलब हम इंटीजर नहीं लेना चाहेंगे, है ना। हम लोग इंटीजर को नहीं लेना चाहेंगे, ठीक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बना, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, r माइनस इंटीजर्स। यानी हमें सारे रियल नंबर्स चाहिए लेकिन इंटीजर्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो रही है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया, देखो r माइनस इंटीजर्स, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर लोगे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी है। लेकिन समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो रहा है और 0 हमको चाहिए नहीं, इसलिए हमने r में से इंटीजर्स को निकाल के बाहर कर दिया। ठीक बात है, इसको लिखो सब बच्चे ध्यान से। देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट में ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ये सब हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी। देखो अभी हम लोग ये बेसिक फंक्शन सीख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने मॉडुलस सीखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखा, फ्रैक्शनल पार्ट सीखा, अभी हम लोग लीस्ट इंटीजर सीखेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग फिर इन सब चीज़ों को आपस में मिलाएंगे और मिला करके हम लोग इसके बाद में फिर नए नए क्वेश्चन डेवलप करेंगे। ठीक बच्चों, इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से।
देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक और क्वेश्चन करें, देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर एक और फ्रैक्शनल पार्ट लगा दें, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, उसके ऊपर एक और फ्रैक्शनल पार्ट लगा दें, तो इसकी वैल्यू ऐसे होगी, है ना, वन फ्रैक्शनल पार्ट के ही इक्वल होगी हमेशा। क्योंकि देखो ध्यान दो, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आती है, जैसे बताया था मैंने आपको, आप कोई भी एक्स लीजिए, मान लो आपने एक्स लिया 0.1 और फ्रैक्शनल पार्ट निकाला तो आंसर क्या आएगा, 0.1 ही आएगा। मान लो आपने एक्स लिया 0.2, है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाली तो वो 0.2 ही रहेगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आप कुछ भी लोगे, x की वैल्यू आप 0 1 के बीच में कुछ भी लोगे, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा x के ही बराबर होगा, है ना। x की वैल्यू आप 0 1 के बीच में कुछ भी लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रिजल्ट हमेशा ही x के बराबर होगा। अच्छा अब देखो ध्यान दो, अब एक्चुअली होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट खुद भी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है ना। तो मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जो 0 1 के बीच में है, और हमने देखा कि अगर कोई वैल्यू 0 1 के बीच में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट उसी के बराबर होता है ना। अगर कोई वैल्यू 0 1 के बीच में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट उसी के बराबर होता है, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 1 के बीच में है। इसका मतलब जब हम इसका फिर से फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो वो इसी के वापस इक्वल हो जाएगा, मतलब x, इसको समझ लो आप, x क्या है, 0 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर हो गया, x के ही बराबर हो गया, है ना। x है 0 1 के बीच में, तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल हो गया, x के ही इक्वल हो गया, है ना। तो देखो जैसे हमने डबल फ्रैक्शनल पार्ट लगाया, सिंगल के बराबर हुआ। अगर हम 3 फ्रैक्शनल पार्ट भी लगा दें, अगर हम 3 फ्रैक्शनल पार्ट भी लगा दें तब भी वो सिंगल फ्रैक्शनल पार्ट के ही बराबर हो जाएगा, ध्यान रखो, है ना। 3 लगा दें 4 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक बात और ध्यान दो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी यही चीज है, मैंने बताया होगा, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे तो सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगा, और मॉडुलस में भी यही चीज है, अगर आप 2 मॉड लगा देंगे तो सिंगल मॉड के बराबर होगा। 2 क्या, अगर आप 3 मॉड लगा देंगे तब भी सिंगल मॉड के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर आप 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे तब भी वो सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिए। देखो जैसे होता क्या है, हमने आपको बताया फ्रैक्शनल पार्ट डबल हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर डबल हो, मॉडुलस डबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तब क्या होगा। देखो ऐसे केस में पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाएगा तो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, चाहे x कुछ भी हो, चाहे x कुछ भी हो। देखो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, देखो जैसे मैंने बताया था आपको, मान लो अगर हम x को ऐसा लें 0.1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो 0 होगा। मान लो x को ले 0.2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो 0 होगा। मान लो हम x को ले 0.3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो 0 होगा, है ना। जैसे x अगर 0 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो x के बराबर रहेगा, लेकिन अगर x 0 1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बोलो 0 1 के बीच में होती है। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होगा, क्योंकि अगर x 0 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है, 0, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा ही 0 1 के बीच में आएगी, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ध्यान दो, अगर हम उल्टा करें, उल्टा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ले लें तब भी 0,
क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर क्वांटिटी है ना। x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या बनेगा बोलो, इंटीजर। और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है, ये दो बातें बहुत जगह यूज होंगी, इनका काफी यूज है ना। इन दो बातों को हमें ध्यान रखना है हमेशा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होगा तो सिंगल के बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर रिपीट होगा तब भी सिंगल के बराबर, मॉड कई सारे लगेंगे तब भी सिंगल मॉड के बराबर, है ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर एक साथ मिलके आएंगे, चाहे ये वाला केस होगा चाहे ये वाला केस होगा, दोनों केस में वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब अगर मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में मिले या मॉड फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में मिले, तब क्या करेंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको जरा सब बच्चे नोट करिए ध्यान से, फिर हम लोग और आगे की बातें पढ़ते हैं।